वेलकम टू MWA। आज है 11 मई 2026 और 11 मई करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट है 50 लाइक्स। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव सेशन या कह ले मास्टर क्लास में हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, रटना तो हमें है ही नहीं। एग्जैक्टली हम 12 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट, उनके पीछे का क्यों समझेंगे, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी सवाल ना छूटे। राइट। तो पूरी एनर्जी के साथ हमारी पहली हेडिंग अनाउंस करते हैं, भारत के नए CDS की नियुक्ति। तो क्लास सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये CDS होता क्या है। हाँ, क्योंकि मतलब हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अपने चीफ तो होते ही है ना। बिल्कुल होते हैं। तो देखिए, CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बेसिकली एक 4 स्टार रैंक का अधिकारी होता है जो इन तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का काम करता है। सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी। राइट। तो अब फैक्ट्स नोट कीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए और तीसरे CDS बने हैं और इन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है ना? एग्जैक्टली। और ये पद 2019 में बना था। पहले CDS बिपिन रावत सर थे। अब इसे याद रखने की ट्रिक सुनिए। हाँ, ट्रिक्स बहुत जरूरी है। तो ट्रिक है, तीनों सेनाओं के राजा, सब पर भारी, सुब्रमणी बने नए अधिकारी। अरे वाह, ये तो बहुत ही कैची है ना? तो चलिए क्लास, अब टाइम है MCQ का। क्विज मास्टर मोड ऑन। पहला सवाल, भारत के तीसरे CDS कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। करेक्ट। दूसरा सवाल, CDS का पद पहली बार कब सृजित हुआ था? इसका जवाब है 2019। लेकिन यहाँ एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, हाँ, वो ये कि जब तीनों सेनाओं के चीफ हैं ही, तो इस एक सुपर चीफ की क्या जरूरत थी? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है संसाधनों का सही इस्तेमाल और जॉइंटनेस। जॉइंटनेस मतलब युद्ध के समय एक जॉइंट कमांड का होना बहुत क्रूशियल है, ताकि फैसले तेजी से लिए जा सकें। समझ गया। तो देश की सैन्य कमान के बाद अब बात करते हैं एक राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक बदलाव की। हमारी दूसरी हेडिंग है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। तो अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन दें तो राज्य का शासन प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राइट। और क्लास, नए फैक्ट्स ये हैं कि शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के नए CM बने हैं। मतलब ममता बनर्जी का जो 15 साल का शासन था वो अब खत्म हुआ है। एग्जैक्टली। और ये सरकार 294 में से 207 सीटों के भारी बहुमत से बनी है। और देखिए क्लास, यहाँ हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ चुनावी डेटा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी पार्टी का कोई सपोर्ट या विरोध नहीं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसकी ट्रिक सुनिए। बंगाल में दीदी की विदाई, शुभ काम शुरू, शुभेंदु की सरकार आई। बहुत बढ़िया। तो चलिए MCQ देखते हैं। पहला सवाल, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है शुभेंदु अधिकारी। और दूसरा सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 164(3). और देखिए, एग्जाम के लिए चुनाव कौन जीता, इससे ज्यादा ये संवैधानिक तथ्य रेलेवेंट है। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटी से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं हमारी तीसरी हेडिंग पर, लॉस एंजलिस यानी LA ओलंपिक 2028। तो ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ है। हाँ। और 2028 में इसका 34वां संस्करण होने जा रहा है। राइट, 34वां एडिशन। और इसमें बड़ा डिसीजन ये हुआ है कि बेलारूस के एथलीटों पर लगा जो प्रतिबंध था ना, वो अब हट गया है। मतलब अब वे अपने राष्ट्रगान और झंडे के साथ ऑफिशियली भाग ले सकेंगे, है ना। और सबसे एक्साइटिंग बात, क्लास, नए खेल जुड़ रहे हैं। T20 क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। क्रिकेट की वापसी बहुत बड़ी न्यूज है ना। तो ट्रिक नोट कीजिए, LA के मैदान में अब बेल बजेगी, बेल से बेलारूस। बहुत स्मार्ट। तो MCQ टाइम। पहला सवाल, LA ओलंपिक 2028 के लिए किस देश से प्रतिबंध हटा लिया गया है? सही जवाब बेलारूस। दूसरा सवाल, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजलिस में। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल सवाल ये बनता है कि क्रिकेट जैसे खेल को ओलंपिक में क्यों लाया जा रहा है? हाँ, क्योंकि ओलंपिक तो एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है ना ज्यादा। बिल्कुल, पर इसका असली रीजन है ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। ओहो, मतलब पैसा और ऑडियंस। एग्जैक्टली।
खासकर साउथ एशिया की जो इतनी बड़ी ग्लोबल ऑडियंस है उसे अट्रैक्ट करने के लिए डिसीजन लिया गया है। क्या बात है। चलिए अब फोर्थ हेडिंग पर आते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026। तो ये दिन बेसिकली भारत की तकनीकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए होता है। राइट, और ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इसका इतिहास जुड़ा है 11 मई 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण से, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। एग्जैक्टली। और 2026 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, यानी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ट्रिक सुनिए क्लास, 11 मई को पोखरण में एक टेक्नोलॉजी का जोरदार धमाका हुआ। एक मतलब 11। अरे वाह, ये डेट याद रखने का अच्छा तरीका है। तो एमसीक्यूज देखते हैं। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किस ऑपरेशन के तहत किए गए थे? सही जवाब है ऑपरेशन शक्ति। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 11 मई। अच्छा, ये जो थीम है जिम्मेदार नवाचार, इसका एग्जाम एनालिसिस क्या होगा? देखिए, आज के इस एआई के दौर में इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तो हो, लेकिन समाज के हर वर्ग के लिए वो सुरक्षित हो। मतलब किसी का नुकसान ना हो, सबको फायदा मिले। बिल्कुल, उसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। समझ गया। अब आते हैं हमारी 5वीं हेडिंग पर, जो एजुकेशन से है, शून्य ड्रॉप आउट दर की उपलब्धि, यानी यूडीसी प्लस रिपोर्ट। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं कि ड्रॉप आउट का आसान भाषा में मतलब है बच्चे का बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना। हाँ, और क्लास डेटा ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार झारखंड ने प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 में 0% ड्रॉप आउट रेट हासिल किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2014-15 में यही रेट 6.41% था। बिल्कुल। तो ट्रिक है, झारखंड के बच्चे अब पढ़ाई से कभी नहीं झड़ते, झड़ना से झारखंड और ड्रॉप आउट। गुड वन। तो एमसीक्यू, किस राज्य में प्राथमिक स्तर पर 0% ड्रॉप आउट दर है? सही जवाब है झारखंड। दूसरा सवाल, ड्रॉप आउट दर का क्या अर्थ है? बीच में पढ़ाई छोड़ देना। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। हाँ, मेरे मन में भी आ रहा था कि क्या सच में ग्राउंड पर 0% पॉसिबल है, या ये सिर्फ कागजों पर डेटा का खेल है? देखिए, 0% बेसिकली एक सांख्यिकीय उपलब्धि है, मतलब स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन है। ओके। ये दिखाता है कि मिड डे मील और अवेयरनेस कैंपेन्स जैसी ग्राउंड लेवल योजनाओं का कितना गहरा असर हुआ है। राइट, मतलब सिस्टम बहुत इंप्रूव हुआ है। चलिए अब छठी हेडिंग देखते हैं, एनसीआरबी रिपोर्ट, सर्वाधिक साइबर अपराध। साइबर अपराध यानी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया गया क्राइम, ओके। जैसे डिजिटल चोरी या ठगी। और रिपोर्ट का नाम है भारत में अपराध 2024। इसके मुताबिक साइबर अपराध में तेलंगाना नंबर 1 पर है। कुल मामलों का 27% सिर्फ तेलंगाना से है, जो लगभग 27,230 केस है। बाप रे, ये तो राष्ट्रीय औसत से 10 गुना ज्यादा है। और टॉप 3 राज्य हैं, पहला तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक और तीसरा उत्तर प्रदेश। तो इसकी ट्रिक क्या बनाई है आपने? ट्रिक है, साइबर चोरों ने सबसे तेज गाना बजाया, गाना से तेलंगाना। बहुत सही। एमसीक्यू देखते हैं, साइबर अपराध में शीर्ष राज्य कौन सा है? सही जवाब तेलंगाना। और इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। लेकिन एक बात बताइए, तेलंगाना में इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसका एनालिसिस ये है कि तेलंगाना एक बड़ा आईटी हब है, वहाँ डिजिटल साक्षरता ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब इंटरनेट का यूज भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। और इसी वजह से क्राइम की रिपोर्टिंग भी ज्यादा होती है। तो ये सिर्फ क्राइम बढ़ने का संकेत नहीं है, बल्कि बेहतर रिपोर्टिंग का भी प्रूफ है। ओह, ये तो बहुत अलग नजरिया है सोचने का। नाइस। अब 7वीं हेडिंग पर आते हैं, बालिकतन सैन्य अभ्यास 2026। तो सैन्य अभ्यास बेसिकली 2 या अधिक देशों की सेनाओं द्वारा मिलकर की जाने वाली युद्ध की प्रैक्टिस होती है। राइट। और क्लास ये इसका 41वां संस्करण है, जो इतिहास का सबसे बड़ा अभ्यास है। और इसमें मुख्य देश कौन से हैं? इसमें अमेरिका और फिलीपींस मुख्य रूप से हैं। कुल 17,000 से ज्यादा सैनिक हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी शामिल हैं। और मैं बता दूं कि फिलिपिनो भाषा में बालिकतन का शाब्दिक अर्थ होता है कंधे से कंधा मिलाकर। क्या बात है। तो इसी से हमारी ट्रिक बनती है, यूएस और फिलीपींस के बालक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, बालक से बालिकतन। गुड। एमसीक्यू, 41वां बालिकतन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? अमेरिका और फिलीपींस। और बालिकतन का क्या अर्थ है? कंधे से कंधा मिलाकर,
लेकिन एग्जाम के लिए इसका जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी जरूरी है। हाँ, ये इतना बड़ा अभ्यास क्यों कर रहे हैं वो लोग? दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, साउथ चाइना सी में? हाँ, तो उसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ही एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। समझ गया। चलिए अब 8वीं हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, रुस्वाम पारंपरिक पुल। तो ये पुल स्वदेशी इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार उदाहरण है, बिना किसी कंक्रीट के बनते हैं। बिल्कुल। क्लास ध्यान से सुनिए। सिक्किम सरकार और यूनेस्को के बीच एक साझेदारी हुई है। सिक्किम के लेप्चा समुदाय द्वारा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में ये पुल बनाया जाता है। और वो भी शुद्ध बांस और बेंत से। हाँ, खासियत यह है कि इसमें कील या कंक्रीट का 0% उपयोग होता है, एकदम 0। तो ट्रिक है, सिक्किम के लेप्चा लोग बिना कील के रूस तक का पुल बना देंगे। रूस से रुस्वाम। बहुत बढ़िया। MCQ टाइम। रुस्वाम पुल किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं? सही जवाब है सिक्किम। और इन पुलों को बचाने के लिए सिक्किम ने किससे समझौता किया है? यूनेस्को से। और देखिए, इसे हम सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मान सकते हैं। बिल्कुल, नेचर के एकदम करीब। हाँ, आधुनिक दुनिया को इन पारंपरिक तकनीकों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सही कहा। अब आते हैं हमारी 9वीं हेडिंग पर, शतरंज के नए सितारे, अपार सक्सेना। तो क्लास चेस में अलग अलग टाइटल्स होते हैं ना, उनमें से एक बड़ा टाइटल होता है IM यानी इंटरनेशनल मास्टर। और फैक्ट ये है कि कर्नाटक के मात्र 14 वर्षीय अपार ने ये इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया है। 14 साल की उम्र में? ये सच में अमेजिंग है। बिल्कुल। और रिकॉर्ड देखिए, सर्बिया में सिर्फ 5 सप्ताह के अंदर इन्होंने 3 मानदंड यानी 3 नॉर्म्स पूरे कर लिए हैं। ये उपाधि ग्रैंड मास्टर के ठीक नीचे दूसरी सबसे बड़ी उपाधि होती है। तो ट्रिक है, कर्नाटक के 14 साल के बच्चे में शतरंज का अपार ज्ञान है। अपार से अपार सक्सेना। बहुत कैची है। MCQ देखते हैं। 14 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल मास्टर बने अपार सक्सेना किस राज्य से हैं? सही जवाब है कर्नाटक। और शतरंज में ग्रैंड मास्टर के बाद दूसरी सबसे बड़ी उपाधि कौन सी है? इंटरनेशनल मास्टर। मतलब सिर्फ 5 हफ्ते में 3 नॉर्म्स। ये तो किसी मेंटल मैराथन में उड़ने जैसा है। एग्जैक्टली। ये इनकी गजब की मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। चलिए 10th हेडिंग पर फोकस करते हैं, ब्रिक्स यानी BRICS कृषि मंत्री बैठक 2026। तो ये ब्रिक्स देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, जहां खेती के भविष्य पे चर्चा की जाती है। और प्राउड मोमेंट यह है क्लास कि 2026 का ब्रिक्स अध्यक्ष भारत है। इसलिए ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हो रही है। और इसमें 21 देशों के प्रतिनिधि आए हैं। राइट। और इसका मुख्य फोकस 3 चीजों पर है: खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट खेती और जलवायु सहनीय कृषि। ट्रिक है, ब्रिक्स के नए दौर में स्मार्ट खेती का जोर। नए दौर से इंदौर। वेरी नाइस। MCQ 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? सही जवाब है इंदौर। और इस बैठक का मुख्य फोकस क्या है? स्मार्ट खेती व खाद्य सुरक्षा। और यहाँ एक टर्म आया है जलवायु सहनीय कृषि यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। हाँ, इसका क्या मतलब होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसका मतलब है ऐसी फसलें तैयार करना जो अत्यधिक गर्मी या बेमौसम बरसात को भी आसानी से झेल सकें। ओके, मतलब मौसम की मार से फसल खराब ना हो। बिल्कुल सही। ग्रेट। अब 11वीं हेडिंग, टारा ग्लाइड हथियार प्रणाली। तो ये एक ऐसी जबरदस्त तकनीक है जो डम या सामान्य बमों को स्मार्ट और सटीक बमों में बदल देती है। एग्जैक्टली। क्लास, इसे DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर डेवलप किया है। इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से जागुआर लड़ाकू विमान से किया गया। और तारा का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। तो इसे समझने की एनालॉजी ऐसे है जैसे किसी पुरानी साइकिल में मोटर और GPS लगा देना। तो ट्रिक बनी, जगुआर से निकला तारा, दुश्मन को मार गिराया सारा। हाँ, ये ट्रिक बहुत फन है। MCQ देखते हैं। DRDO ने किस लड़ाकू विमान से तारा का परीक्षण किया? जगुआर से। और तारा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? सामान्य बमों को सटीक मारक बम बनाना। और देखिए क्लास, इसका एनालिसिस ये है कि ये तकनीक भारत के रक्षा बजट को बहुत बचाएगी। वो कैसे? क्योंकि हमें नए और बहुत महंगे स्मार्ट बम खरीदने के बजाय अपने पुराने स्टॉक को ही अपग्रेड करने का एक स्वदेशी तरीका मिल गया है। अरे वाह, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। चलिए अब आज की हमारी आखिरी और 12वीं हेडिंग, ISO अंतरिक्ष प्रणाली की 35वीं बैठक। तो क्लास, ISO बेसिकली दुनिया भर के लिए नियम या मानक
यानी स्टैंडर्ड्स तय करने वाली एक ग्लोबल संस्था है। और इसमें ऐतिहासिक कदम ये हुआ है कि भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है, और वो भी नई दिल्ली में। और इसका आयोजक कौन था? आयोजक है भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तैयार करना है। इसका नाम है ISO TC20 SC14। राइट। तो ट्रिक है, दिल्ली में बैठकर पूरी दुनिया के अंतरिक्ष के मानक तय किए, मानक से ISO। बहुत अच्छे। तो MCQ, भारत ने पहली बार अंतरिक्ष प्रणालियों पर ISO बैठक की मेजबानी कहाँ की? नई दिल्ली में। और भारत में इस बैठक का आयोजक कौन था? भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS। और क्लास, इसका सबसे बड़ा एनालिसिस ये है कि पहले भारत सिर्फ दूसरों के बनाए नियमों का पालन करता था। मतलब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट था। हाँ, लेकिन अब भारत खुद स्पेस के नियम बनाने वाला यानी रूल मेकर बन गया है। ये तो सच में बहुत प्राउड की बात है। तो क्लास, हमने 11 मई करंट अफेयर्स को कंप्लीट सीक्वेंस में डिटेल से समझा। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें और अपनी सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए। टेक केयर। और क्लास जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आज के इस मास्टर टेस्ट में हमने 12 टॉपिक्स कवर किए। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपको पहली बार में कितने याद हो गए। और जरा